हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। इसके पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इसके पहले के 3 वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको ये वाली सीरीज़ पूरी समझ में आ जाएगी। तो अब शुरू करते हैं पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। देखिए, सेंट्रलाइज में एक सर्वर होता था या एक सर्वर का सेट होता था। डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल सर्वर अलग अलग लोकेशन पे होते थे। अब बात करते हैं पैरेलल की। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बराबर चलना, इट्स कॉल्ड पैरेलल। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए 2 प्रोसेसर है, मेमोरी है। मेमोरी जिसे हम रैम बोल सकते हैं। एक्चुअली वो मेमोरी जिससे कंप्यूटर वर्क करता है, वो हार्ड डिस्क नहीं। हार्ड डिस्क खाली डेटा स्टोर करता है, प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। प्रोसेसिंग करने के लिए अलग से मेमोरी होती है जिसे हम रैम या कैच मेमोरी बोल सकते हैं। तो प्रोसेसर है, मेमोरी है और स्टोरेज डिस्क है। अब आप देखो एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में अटैच है और ये सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। ये सिंगल लाइन क्या है? ये है कम्युनिकेशन बस। ठीक है, कम्युनिकेशन बस क्या होता है? जब मल्टीपल हार्डवेयर या जो मल्टीपल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो जब सिंगल कनेक्टिविटी आपस में करना चाहती हो, यानी कि वो अलग अलग जगह एस्टेब्लिश है पर उनका आउटपुट एक ही आना चाहिए, तो वो सब एक सीक्वेंस से या एक बोल सकते हैं कनेक्टिविटी मीडियम से जुड़ जाते हैं और ये कनेक्टिविटी मीडियम हमें डिस्प्ले में शो होता है। तो उसी को कम्युनिकेशन बस बोला जाता है। सिंपल सा है, आप रोड का ही एग्जांपल ले लीजिए। रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग्स होती हैं और अलग जो गलियां जा रही हैं, एक काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया उस रोड से कनेक्ट हो जाता है आपस में पूरी तरह से। तो सिमिलर वे में कंप्यूटर्स के अंदर भी जब मल्टीपल हार्डवेयर लगे होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन बस के थ्रू। तो पैरेलल के अंदर एक ही कम्युनिकेशन बस होगी, उसी से सारे आपके हार्डवेयर अटैच हो जाएंगे। प्रोसेसर, मेमोरी, आपका स्टोरेज डिस्क, यानी कि आपका हार्ड डिस्क है जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन बस है ये सिंगल होता है। इससे जुड़ने वाले डिवाइसेज मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। ये देखिए सीक्वेंस में, तो इसको पैरेलल डेटाबेस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन बस समझ में आ गया। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क या वो लिंक जिससे सारे हार्डवेयर आपस में जुड़े होकर के एक सिंगल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया कम्युनिकेशन बस। और पैरेलल का मतलब क्या हो गया? जब सारे हार्डवेयर या जो भी पेरिफेरल्स या जो भी एक्सेसरीज लगी हुई हैं वो सारी एक दूसरे के साथ पैरेलल मोड में वर्क कर रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बनाया तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सारे सर्वर ही अलग अलग लोकेशन पे थे। तो उसमें क्या होता था, हर एक सर्वर की खुद की एक लिमिटेशन है, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। भाई आप किसी भी हद तक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अटैच कर सकते हो, बट एक लिमिट तक ना। यूँ थोड़ी कि मैं वहाँ पे जो है सीधा जो 100 जोटाबाइट मेमोरी लगा दूंगा तो मेरा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। भाई दूसरे जो सर्वर्स कनेक्टेड हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी ना, वरना होगा क्या? 5 सर्वर में से एक सर्वर तो बहुत हाई फाई चल रहा है और 4 वो स्लो चल रहा है, तो उससे जो है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया जहाँ पे जितने भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाए और आपस में रिसोर्स को एक दूसरे को शेयर करें। यानी कि सपोज कोई क्वेरी आई प्रोसेस होने के लिए, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तो जो प्रोसेसर फ्री होगा वो क्वेरी उसके पास चली जाएगी। अब प्रोसेसर को मेमोरी चाहिए तो मेमोरी वो देखेगा कि हमारी इस कम्युनिकेशन बस में कहाँ पे मेमोरी फ्री है, तो वो उस मेमोरी को यूज़ कर लेगा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। एंड देन उसके बाद में उसके लिए जो बेसिक डेटा उसको चाहिए या जो आउटपुट उसको सेव करना है, तो वो ऑटोमेटिक उस कम्युनिकेशन बस से जुड़े हुए स्टोरेज डिवाइस के अंदर उस डेटा को सेव कर देगा। तो इस तरह से ये सब टेम्परेरी रन टाइम पे हुआ। यानी कि क्वेरी सपोज इस वाले प्रोसेसर के पास आई तो इसने पहले देखा क्या मेमोरी फ्री है, तो उसने मेमोरी थोड़ी टाइम के लिए यूज़ करी एंड देन आउटपुट को इसने दोनों में से किसी एक भी स्टोरेज डिस्क में सेव कर दिया। तो ये सब टेम्परेरी टाइम पीरियड पे हो रहा है, रन टाइम पे हो रहा है। और ये टेम्परेरी, परमानेंट जो है इस प्रोसेसर को मेमोरी एलोकेट नहीं कर रखी है, ये सब रन टाइम पे हो रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है? मल्टीपल हार्डवेयर वहाँ पे अवेलेबल है लेकिन वो कंज्यूम नहीं किया हुआ है, फ्री कंडीशन में है। तो जैसी कोई क्वेरी आएगी तो जो हार्डवेयर उसमें मौजूद है वो क्वेरी को प्रोसेस कर देगा। तो इससे क्वेरी प्रोसेसिंग की स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है। ठीक है, कैसे? एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज क्या हुआ कि आपने एक टैक्सी बुक कराई, अब वो टैक्सी आपके तक आने में आधा घंटा ले दी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी वो ऑक्यूपाई है, कोई और उसे यूज़ कर रहा है। जब वो फ्री करेगा देन टैक्सी आपके यहाँ पे आएगी, तो आपको वेट करना पड़ रहा है। क्या हो कि आप जैसे ही लॉगिन करें टैक्सी बुक कराने के लिए 4-5 टैक्सी फ्री दिख रही है, तो जो सबसे पास वाली होगी आप उसको बुक कर लोगे, तो आपके पास टैक्सी फटाफट आ गई, आपका काम जल्दी हो गया। यानी कि जब रिसोर्सेज ज़्यादा मौजूद हों तो आपकी क्वेरी प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए पैरेलल डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। और इनको पैरेलल में ही क्यों अरेंज किया गया, हॉरिजॉन्टल में या फिर ऐसे क्यों नहीं? पैरेलल एक कंसेप्ट है। अब इसमें यूनिक भी मैं हॉरिजॉन्टल लेटा दूं इन सबको तो ये पैरेलल नहीं रहे। पैरेलल का मतलब ही हो गया एक दूसरे के पैरेलल होकर के चल रही है एप्लीकेशंस। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम एक दूसरे से फिक्स दूरी पर लगाना है। पैरेलल का मतलब ये हो गया ये सब आपस में रिसोर्स शेयर कर रहे हैं।
प्रोसेसर के साथ में मेमोरी या स्टोरेज जो है फिक्स नहीं बाउंड कर रखी है, वो टेम्परेरी टाइम पे अवेलेबल हो जाती है। इसी कंसेप्ट को पैरेलल बोलते हैं, सब आसपास में है। ये है पैरेलल का कंसेप्ट। तो अब बात करें सबसे पहला मल्टीपल हार्डवेयर। ठीक है, किसी भी पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के अंदर हार्डवेयर ज़्यादा होगा। नॉर्मल अगर सर्वर की बात करें तो एक प्रोसेसर तो होना ही चाहिए, एक स्टोरेज डिवाइस और एक मेमोरी यूनिट होना ही चाहिए। क्या हो अगर मैं वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दूँ, एक से ज़्यादा मेमोरी डिवाइसेस लगा दूँ, एक से ज़्यादा मैं स्टोरेज डिवाइसेस लगा दूँ? बेनिफिट, अब वो एक सीपीयू की तरह सर्वर की तरह वर्क नहीं कर रहा, बल्कि वो मास सर्वर ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज मौजूद है। पहले एक ही प्रोसेस था, मल्टीपल प्रोसेसर मौजूद है। पहले 2 या 3 मेमोरी बसेस अवेलेबल थी, अब मल्टीपल अवेलेबल है। पहले 1 या 2 हार्ड डिस्क अवेलेबल थी, अब मल्टीपल अवेलेबल है। यानी कि मेरा सर्वर कभी भी यूँ नहीं हो सकता कभी बिजी आ रहा है, बहुत हाईवी ट्रैफिक को फेस कर रहा है। भाई मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ही बढ़ा दिया क्वांटिटी में सीधा। पहले हम सर्वर के अंदर प्रोसेसर बढ़ाते थे, प्रोसेसर का मतलब टाइप बढ़ा देते थे। सपोज जैसे लेटेस्ट जनरेशन मैंने i11 लगा दिया, i9 लगा दिया, i11 लगा दिया, ठीक है, ये मेरी लेटेस्ट जनरेशन का मैंने एक प्रोसेसर लगा दिया तो स्पीड बढ़ गई। उसके बजाय मैं i10 जनरेशन के जो है क्या बोलते हैं, सॉरी, अपने i10 जनरेशन के जो है मैं अपने या i7 जनरेशन के मैं 3 या 4 प्रोसेसर लगा दूँ, तो उससे वो ज़्यादा स्पीड अप होगा सिस्टम। उसी तरह से मैंने मेमोरी डिवाइसेस भी ज़्यादा लगा दी, रैम मैंने ज़्यादा लगा दी तो वो स्पीड बढ़ गया, कैच मेमोरी एरिया मैंने ज़्यादा कर दिया वो स्पीड बढ़ गया, वो स्टोरेज डिवाइसेस भी मैंने ज़्यादा कर दी तो ऑलरेडी फ्री स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हार्डवेयर की कैपेसिटी बढ़ाने के बजाय मैंने हार्डवेयर की क्वान्टिटी ही बढ़ा दी। ठीक है, तो इससे कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये है इसका पहला फीचर। अब बात करते हैं ये काम कहाँ आता है। देखिए, कुछ डेटाबेसेस बहुत लार्ज होते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक खुद एक डेटाबेस एप्लीकेशन की तरह वर्क करता है, वो आपके डेटा को स्टोर कर रहा है, आपका अलग से अकाउंट है। तो आप सोचिए ना, वो डेटाबेस कितना वास्ट होगा, कितने बड़े लेवल पे वो वर्क कर रहा होगा। तो ये बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल का डेटाबेस एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है फेसबुक। तो आप सोचिए, उसके लिए अगर मैं भले ही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम भी लगा दूँ, लेकिन चूँकि हार्डवेयर की जो है क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अच्छी खासी है, हार्डवेयर का जो हम बोल सकते हैं लेवल बहुत हाई है, पर क्वांटिटी कम है, तो प्रोसेसिंग को वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल वो टैक्सी वाले एग्जांपल की तरह। लेकिन अगर हार्डवेयर की क्वांटिटी ही बढ़ गई तो वेटिंग की जरूरत ही नहीं है। मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल क्वेरीज आ रही हो, उसके लिए रिसोर्स अवेलेबल है, वो सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के डेटाबेसेस यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे पैरेलल डेटाबेस सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। उसका एप्लीकेशन भी बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो एप्लीकेशन जो है रन टाइम पे मिलने वाले रिसोर्सेज को, डेटा को एक्सेप्ट कर सके। यानी उसे फिक्स नहीं कर देते कि मेमोरी नंबर 1 से जो डेटा आएगा उसी को लेना है, या प्रोसेसर नंबर 2 से जो डेटा आएगा उसी को लेना है, या हार्ड डिस्क नंबर 3 में ही डेटा भेजना है, ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ डेटा से मतलब होगा, उस एप्लीकेशन को कहीं से भी बस प्रोसेस होकर के आनी चाहिए। ठीक है, और या फिर ऐसा डेटाबेस जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होना। ट्रांजेक्शन क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं। ट्रांजेक्शन्स यानी कि जो कमांड्स हम दे रहे हैं या जो भी हम रिक्वायरमेंट जाहिर कर रहे हैं, उससे जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे मैं कोई डेटा ऐड कर रहा हूँ या रिमूव कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो ये ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा डेटाबेस के खुद के भी ट्रांजेक्शन जो बैकएंड में चलते रहते हैं, तो इस तरह से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो कोई ऐसा बेस जहाँ पे पर सेकंड ट्रांजेक्शन्स की स्पीड बहुत वास्ट हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल हो, सपोज 1000 हो, 1 सेकंड में 1000 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो आप सोचिए हार्डवेयर कितना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, सपोज आपने घर पे एक पानी का पाइप आपने देखे ही होंगे, आधा इंची के पाइप हम लगवाते हैं। अब हम जब ट्यूबवेल, हमारे घर में ट्यूबवेल है या मोटर हम पानी की चलाते हैं, तो उस पाइप में से कितना प्रेशर से पानी जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं सपोज जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आधा इंची का पाइप लिया, लगभग इतना सा कुछ साइज़ होता है उसका, उसमें मैंने जो है आपके क्या किया कि लगभग 2 या 3 हॉर्स पावर की मैंने मोटर अटैच कर दी, तो उससे पानी बहुत तेज़ी से पाइप के अंदर से होकर के जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो पानी तो प्रेशर सब तरफ डालेगा, वो पाइप की दीवारों पे भी प्रेशर डालेगा। तो धीरे धीरे लॉन्ग रन में क्या होगा कि पाइप की जो साइज़ तो वो है छोटी, कैपेसिटी है कम, और मोटर की कैपेसिटी ज़्यादा, तो धीरे धीरे आपका पाइप इंटरनली डैमेज होने लग जाएगा। और एक टाइम आएगा जब पाइप या तो बस्ट हो जाएगा या खुद ही जो है मुड़ जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा, जो भी कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि आपके उसकी कैपेसिटी कम थी। अब मैं अगर उसके बजाय क्या करूँ कि मैं जो है उस मोटर से 3 पाइप कनेक्ट कर दूँ और मोटर का पानी तीनों में जा, तो क्या हुआ, पानी का फोर्स बढ़ गया। तो अब तीनों पाइप इजीली पानी को पहुंचा भी देंगे, पावर भी उतना ही मिलता रहेगा और पाइप डैमेज भी नहीं होगा। तो सिमिलर वे में अगर मैं हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा देता हूं लेकिन उस पर ट्रांजेक्शन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है,
तो हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है और ये हार्डवेयर जो है इशू क्रिएट कर सकता है। सेम चीज़ सॉफ्टवेयर पे ही उतना ही लोड आएगा इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो कुल मिला के कंप्यूटिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और बहुत रिस्की भी हो सकती है कि कभी भी चलते चलते जो है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो दम तोड़ दे। लेकिन अगर मैं वहीं पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्वांटिटी ही बढ़ा देता हूँ तो किसी पे भी लोड नहीं आएगा और अगर एक चैनल डैमेज भी होता है तो दूसरे चैनल से कम्युनिकेशन कंप्लीटली मेंटेन रहेगा। तो ये होता है पैरेलल आपका डेटाबेस सिस्टम। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डिफरेंट आर्किटेक्चर। देखिए पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं जो अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइनर जो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड स्टोरेज डिस्क, इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज एंड हायरार्किकल। अब इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। चाहे एक सर्वर हो, एक CPU हो, एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम जो आपके पास हो या आपका मोबाइल भी क्यों ना हो, हर वो डिवाइस जो कि कंप्यूटिंग कर सकती है किसी भी तरह की, उसमें 3 चीज़ें मेन होती है। एक उसका प्रोसेसर, एक उसका स्टोरेज डिस्क या स्टोरेज ड्राइव और तीसरा होता है उसका मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेमोरी और स्टोरेज डिस्क में फ़र्क क्या है। देखिए जब भी कोई कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग होती है तो कंप्यूटर को उसके लिए कुछ फ्री स्पेस चाहिए होता है। वहाँ पे वो डेटा स्टोर नहीं करता है, वहाँ पे वो सिर्फ कंप्यूटिंग करता है, ठीक है। तो उसको मेमोरी बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको रैम, कैच मेमोरी, हम इसे इस नामों से बुलाते हैं, ठीक है। ये एक अलग से मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटिंग होती है, किसी भी तरह का डेटा स्टोर नहीं होता है। तो प्रोसेसर के साथ मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसर डायरेक्ट हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज डिवाइस से जो है डायरेक्ट जो है कंप्यूटिंग नहीं कर सकता। तो आपका जो स्टोरेज डिस्क है वो आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, उसकी कितनी भी कैपेसिटी हो सकती है, आपका मेमोरी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आ गए, जबकि मेमोरी आपका रैम या फिर कैच डिवाइस हो गई, ठीक है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, आपको एग्जाम देना है, आपने बुक में से पढ़ा एंड देन आपने उसको मेमोराइज किया, अब आप एग्जाम पेपर देख कर के आए हो, आपने वहाँ कॉपी में लिखा है, तो आपका ब्रेन प्रोसेसर भी है, लेकिन आपके ब्रेन में जो आपने पढ़ा है, स्टोर करके रखा है टेम्परेरी टाइम के लिए, तो आपका ब्रेन एज ए मेमोरी भी वर्क कर रहा है। ये परमानेंट आपके ब्रेन में नहीं रहेगा, परमानेंट उस बुक में लिखा हुआ है। हम उस कंसेप्ट को याद कर सकते हैं, पूरी बुक एज इट इज़ कभी याद नहीं कर सकते। तो वो बुक एक हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है, एंड आपका ब्रेन जो है एक मेमोरी की तरह वर्क कर रहा है, जहाँ पे रन टाइम पे जो डेटा चाहिए उसको लेकर के प्रोसेस किया जाता है, एंड देन पेपर खत्म होने के बाद में हम खुद उस डेटा को धीरे धीरे भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें मेन रहती है, उन्हीं के हिसाब से आर्किटेक्चर भी बनाया गया है। शेयर्ड मेमोरी में बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ये जो है ये देख लीजिए आप, ये डिस्प्ले डिवाइसेस की तरह आप इनको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे CPU भी हो सकता है, डिस्प्ले डिवाइस भी हो सकती है। मैंने डिस्प्ले इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि यहीं से इस पूरे सिस्टम के अंदर ये जो चारों अलग अलग सिस्टम है, इनके इनपुट आउटपुट कहाँ से कंट्रोल होंगे, इस डिस्प्ले डिवाइस से हम कंट्रोल कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है, या फिर ये हम इसको कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं जो इन सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो लाइन बनी हुई है बीच में, ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट करी है, ये है कम्युनिकेशन बस। अब कम्युनिकेशन बस क्या होता है, ठीक है, जब मल्टीपल हार्डवेयर अटैच होते हैं तो कंट्रोल यूनिट और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक दिया होता है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन बस। हार्डवेयर को सारा इंस्ट्रक्शन इस कम्युनिकेशन बस के थ्रू मिलता है, यहाँ से होते हुए हर एक के अंदर जाएगा, ठीक है, और यहाँ से सारा आउटपुट जनरेट होकर इसी बस के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये इसका कम्युनिकेशन बस का जो है कंसेप्ट है। साथ के साथ आप देखें अगर तो ये आपस में डिवाइसेस भी, ये जो है जितने भी हार्डवेयर स्ट्रक्चर है ये सब भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन बस के थ्रू। प्रोसेसर जो है यहाँ से आकर के मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है, मेमोरी जो यहाँ से आकर के स्टोरेज डिस्क के कम्युनिकेट कर सकती है। तो कम्युनिकेशन बस कुल मिलाकर के कंट्रोल यूनिट और सारे हार्डवेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक देने का काम करती है। तो शेयर्ड मेमोरी की अगर हम बात करें तो शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोसेसर 2 हैं और मेमोरी 1 है और स्टोरेज डिस्क 2 है। सपोज एक स्टोरेज डिस्क इसका, एक स्टोरेज डिस्क इसका, लेकिन मेमोरी तो एक ही है, यानी इन दोनों प्रोसेसर को अपनी मेमोरी शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों को मेमोरी शेयर करके काम करना पड़ेगा, इसलिए इसको शेयर्ड मेमोरी बोला जाता है। अगर यहाँ 2 प्रोसेसर 2 मेमोरी हो जाते तो ये शेयर्ड नहीं होता। तो सिंपल सा है कि जब दोनों प्रोसेसर के बीच में मेमोरी शेयर करी जाती है, ठीक है, तो ये शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट होगा। सपोज जैसे यहाँ पे 3 प्रोसेसर हो गए तो मैं यहाँ पे 2 मेमोरी कर सकता हूँ, एक भी रहेगी तब भी शेयर ही रहेगी, मैं 2 कर दूंगा तो वो भी शेयर होगी, लेकिन 3 प्रोसेसर 3 मेमोरी तो फिर से वही, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब जब प्रोसेसर का नंबर्स ज़्यादा हो और मेमोरी के नंबर्स कम हो, यानी मेमोरी की क्वांटिटी कम हो, तो मेमोरी शेयर करी जाती है प्रोसेसर्स के बीच में। इसी को शेयर मेमोरी पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर बोला जाता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमेशा नंबर ऑफ मेमोरी से ज़्यादा रहेगा। स्टोरेज डिस्क का इनसे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेटा को स्टोर कर रहे हैं। पर आप जानते हैं कि अगर हम स्टोरेज डिवाइस जोड़ना चाहते हैं
तो हम उसमें डायरेक्ट जो है हाई कैपेसिटी वाली जोड़ सकते हैं। उसका नंबर बढ़ाने से इतना आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड जितने प्रोसेसर्स होते हैं कोशिश करी जाती है कि उसके आसपास में ही स्टोरेज डिवाइसेस भी उतनी ही अटैच करके रखी जाए, क्योंकि डेटा वो तो प्रोसेस तो फटाफट हो रहा है पर वापस स्टोर भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए। तो ये हो गया आपका शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेयर्ड स्टोरेज डिस्क आर्किटेक्चर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेसर और मेमोरी को एक यूनिट की तरह बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ प्रोसेसर मेमोरी दोनों एक यूनिट हो गए, इधर भी प्रोसेसर मेमोरी एक यूनिट हो गए। तो ये यूनिट इस कम्युनिकेशन बस से जुड़ी हुई, ये यूनिट इस कम्युनिकेशन बस से जुड़ी हुई है, लेकिन मेमोरी एक ही है। मेमोरी सॉरी माय मिस्टेक, स्टोरेज डिस्क एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों यूनिट को इस स्टोरेज डिस्क को शेयर करना होगा। ठीक है, हालांकि इसका असर कंप्यूटिंग पे नहीं पड़ेगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, प्रोसेसर को मेन मेमोरी से मतलब होता है, स्टोरेज डिवाइसेस से उसको इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि वहाँ फाइनली खाली वो आउटपुट सेव करता है। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो शेयर होने पे सिस्टम पे या आर्किटेक्चर पे इतना लोड नहीं आता है, क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे सीधा अगर बात करूँ, मैं वहाँ पे 1000 GB का जो है मैं SSD लगा दूँ तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। तो दोनों ही यूनिट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा शेयर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो एरो के सिंबल्स इनको आप हमेशा याद रखिएगा, इनको कभी मत भूलिएगा। जैसे कम्युनिकेशन बस की बात करें तो इसमें कहीं कोई एरो नहीं बना हुआ है, देख लीजिए चारों ही डायग्राम में कहीं पे भी कम्युनिकेशन बस में कोई एरो नहीं है। अब ऐसा क्यों? कम्युनिकेशन बस वन वे की तरह काम करती है, या तो एक बार ये कंट्रोल यूनिट से हार्डवेयर तक को डेटा सेंड करेगी, या फिर हार्डवेयर यूनिट से जो है आउटपुट लेकर के कंट्रोल यूनिट तक जाएगा, या फिर एक बार में कोई एक मीडियम जो है आपस में इंटरेक्ट कर सकता है। ये एक ऐसा नहीं है कि भाई ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बस एक बार में केवल एक ही कमांड को फॉलो कर सकती है। आप वन वे की तरह समझ सकते हैं, एक बार में केवल एक ही गाड़ी जा सकती है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तब वहाँ से या भले इसी तरफ से वापस कोई दूसरा कमांड वहाँ जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी सब हार्डवेयर डिवाइसेस बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब एक ही टाइम पे ये इनपुट भी ले रही है और आउटपुट भी दे रही है, इसलिए इनको बाई डायरेक्शनल बनाया गया है। तो यहाँ पे भी ये सिमिलर चीज़ है। तो शेयर्ड मेमोरी में हम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, और शेयर्ड स्टोरेज डिस्क में हम प्रोसेसर और मेमोरी का एक बंच बना दिया, ग्रुप बना दिया। इस तरह से यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, उनके बीच में एक मेमोरी जो है, एक हार्ड डिस्क जो है या एक स्टोरेज डिवाइस जो है वो शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा प्रोसेसर मेमोरी ये एक यूनिट है और ये प्रोसेसर मेमोरी दूसरी यूनिट है, दो यूनिट के बीच में स्टोरेज डिस्क शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा इन यूनिट्स की क्वांटिटी हमेशा स्टोरेज डिस्क से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दो यूनिट दो स्टोरेज डिस्क लगा दूँ तो वो शेयर सिस्टम रहा ही नहीं, वो तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे तो हम शेयर कर रहे हैं इसलिए। अब बात करते हैं थर्ड आर्किटेक्चर की, इंडिपेंडेंट रिसोर्स। देखिए इंडिपेंडेंट रिसोर्स का मतलब क्या, आप यहाँ पे डायग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हमारा कंट्रोल यूनिट, हमारी कम्युनिकेशन बस, अब इस तरफ देखते हैं प्रोसेसर, उसके साथ मेमोरी जुड़ा हुआ है, एक यूनिट हो गया, और इस पूरे यूनिट को इंडिविजुअल उसका अलग से स्टोरेज डिस्क दे रखा है। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया अपने आप में, पूरा रिसोर्स हो गया, और ये कम्युनिकेशन बस से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ देखते हैं, इधर भी प्रोसेसर है, मेमोरी है, उसका स्टोरेज डिस्क है, ये भी आपस में इंटरलिंक्ड है, एक पूरा यूनिट हो गया, वो भी प्रोसेसर कम्युनिकेशन बस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों रिसोर्स इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेसर मेमोरी पे और स्टोरेज डिस्क पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों इस स्टोरेज डिस्क पे डिपेंड कर रहे हैं, बट यहाँ इनके खुद का पूरा एक एक मैंने इंडिविजुअल बना दिया है। इन्हें सिंपल सा मैंने एक CPU लगाया, एक CPU लगाया, एक और CPU लगा दूंगा। इस तरह से इंडिपेंडेंट रिसोर्स वाला जो है ये आपका पैरेलल डेटाबेस सिस्टम हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, किसी को किसी के लिए वेट ही नहीं करना, हर एक का इंडिविजुअल जो है प्रोसेसर है, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस दे रखा है, तो किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा रिसोर्स के लिए। अब बात करते हैं हायरार्किकल। ठीक है, देखिए हायरार्किकल में हायरार्किकल में एक्चुअली क्या है कि इन तीनों ही टाइप के आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। सपोज जैसे ये पहले इस वाले हिस्से को समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको पाएंगे, ये जो है आपका शेयर्ड मेमोरी का एग्जाम्पल है। कैसे, दो प्रोसेसर, एक मेमोरी और एक स्टोरेज डिस्क। तो ये आपका शेयर्ड मेमोरी या फिर शेयर्ड स्टोरेज डिस्क का एग्जाम्पल है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लगा दिया। अगर आप इसको देखें तो ये इसका एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट का। तो ये दोनों अलग अलग सिस्टम मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, दोनों आर्किटेक्चर लगा। अब इनकी कंट्रोल यूनिट को मैं एक और कम्युनिकेशन बस से जोड़ देता हूँ, और ये कम्युनिकेशन बस एक्चुअली आकर के एक और कंट्रोल यूनिट से जुड़ जाएगा। तो अब बेनिफिट क्या है, यहाँ से मैं जो भी क्वेरी पास करूँगा वो रन टाइम पे जो अवेलेबल होगा उसको प्रोसेस करके वापस आउटपुट जनरेट करके मुझे भेज देगा। यानी यहाँ पे हायरार्किकल का मतलब ये हो गया कि मैंने ऊपर के तीनों आर्किटेक्चर को मिक्स करके एक जो है मैंने पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्रिएट किया है।
अब चूंकि इसमें अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर मर्ज होकर काम कर रहे हैं तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को आइडेंटिफाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब स्पीड से काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ड्रॉबैक्स भी हैं तो अलग अलग बेनिफिट भी है। इसमें जो कमियाँ हैं उसको ये दूर कर रहा है, इसमें जो कमियाँ हैं इसको ये दूर कर रहा है, और ये साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों जो हैं आपके पैरेलल डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अलग अलग एग्जाम्पल, इनमें से कोई सा भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे एक तो इंडिपेंडेंट रिसोर्स और हियरार्किकल मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें पूरा यूनिट इंडिविजुअल बना हुआ है और इसके अंदर तो हमने सारा मर्ज कर दिया है। ये वाले भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखिए, हर एक डेटाबेस एप्लीकेशन, हर एक सर्वर का खुद का एक नीड होता है, वो उसके हिसाब से काम करता है। हम खाली बेहतर नहीं कर सकते, हमें ये देखना पड़ता है कि भाई हमारा हार्डवेयर या फिर हमारा जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है वो किससे सेटिस्फाइड हो रहा है। ये नहीं कि जो सबसे बेस्ट है वो लिया, हर बार सबसे बेस्ट चीज़ जो है हो सकता है उतनी यूज़फुल ना हो। ठीक है, तो कुल मिला के चारों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का मतलब ही यही हो गया हमारा कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम नंबर ऑफ हार्डवेयर ही बढ़ा देते हैं, उनको एक कम्युनिकेशन बस से लिंक कर देते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। इसका बेनिफिट ये होता है कि रन टाइम पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और क्वेरी अक्सर कम पड़ जाती है, तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यही पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर भी चलिए हम कुछ और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला वेरी हाई कंप्यूटिंग स्पीड। ठीक है, देखिए कंप्यूटिंग स्पीड का मतलब ही यहाँ पे यही हो गया कि जब नंबर ऑफ रिसोर्सेस ही ज़्यादा हैं तो क्वेरीज फटाफट प्रोसेस होंगी, आपकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ही सुपर्ब हो जाएगी, बहुत ही हाईली एडवांस हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बोला था, वैसे भी ये वाला सिस्टम कहाँ काम में आता है, जहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज या ह्यूज जो है आपका डेटाबेस एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, या फिर जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये काम आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर इसकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्स टाइम की। ठीक है, तो थ्रूपुट की बात करें, सबसे पहले हमें एक फिक्स टाइम इंटरवल दे दिया गया, उस फिक्स टाइम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट हुए हैं, ये थ्रूपुट कहलाता है। सपोज जैसे 1 सेकंड में 4 टास्क कंप्लीट हो गए तो थ्रूपुट क्या हो गया, 4 टास्क पर सेकंड। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टास्क तेज़ी से कंप्लीट होंगे। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टाइम की, किसी भी एक इंडिविजुअल टास्क कोई भी आप ले लीजिए रैंडमली, उसको खत्म होने में जो टाइम दिया गया, क्या उस टाइम पीरियड में उसको खत्म कर रहा है या वो एक्चुअली टाइम कितना ले रहा है, ये रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कैसे कि दिए हुए टाइम पीरियड में मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो प्रोसेस हो रही हैं, एंड साथ के साथ हर एक एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में कितना टाइम चाहिए वो भी मिनिमाइज होता जाता है। तो कुल मिलाकर के रिसोर्सेज बढ़ाने की वजह से कंप्यूटिंग स्पीड मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। आप इस डिफरेंस को अगर आपको समझना हो तो आप जो है SSD और हार्ड डिस्क के डिफरेंस को समझ लीजिए। हार्ड डिस्क के साथ अगर आप जाते हैं तो सिस्टम को बूट होकर के चालू होने में कम से कम 30 से 40 सेकंड लगते हैं। SSD में आपको 5 से 6 सेकंड में स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थ्रूपुट जो है और रिस्पॉन्स टाइम जो है उसको मिनिमाइज कर दिया गया। तो यहाँ पे भी आपको ये दोनों फैसिलिटीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम के इतने एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले की बात करें हाई स्टार्टअप कॉस्ट। अभी स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है, आपने इतना हाईफाई हार्डवेयर स्ट्रक्चर लगा दिया और आपने वहाँ पे जब सिंगल टास्क शुरू किया है तो उसको कोई भी एक सिंगल टास्क, सपोज जैसे मैं ये आर्किटेक्चर ले लेता हूँ या फिर मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको एक टास्क असाइन किया तो सबसे पहले क्या डिसाइड होगा, इसको कितना टाइम चाहिए। सपोज जैसे 1 सेकंड चाहिए टास्क को, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 1 सेकंड। तो थ्रूपुट उस समय, क्योंकि ये सिंगल टास्क था, तो थ्रूपुट भी क्या हो गया 1 टास्क पर सेकंड, जबकि वहाँ पे 4 टास्क पर सेकंड हो सकते थे, लेकिन 1 टास्क पर सेकंड थ्रूपुट, क्योंकि फिलहाल टास्क एक ही मौजूद है और रिस्पॉन्स टाइम भी 1 सेकंड है, तो रिस्पॉन्स टाइम से कम पीरियड में ये एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, जहाँ पे 4 टास्क हो सकते थे जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया, वहाँ पे हम एक ही टास्क जो है करवा रहे हैं, 3 टास्क करवाए नहीं, तो हमने बिना वजह हार्डवेयर पे इतना खर्चा किया और उतना हमें उसको बेनिफिट हम ले नहीं पा रहे। मतलब कि ये तो वही हो गया कि सड़क पूरी डैमेज हो रखी है और हम वहाँ पे जो है BMW लेकर के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। तो वो गाड़ी वहाँ चलने के लिए नहीं बनाई गई है, हाँ आप उसको स्मूथ सड़कों पे चलाइए ना। तो सिमिलर चीज़, आपने इतना महंगा आर्किटेक्चर बनाया और नंबर ऑफ टास्क कम है, तो जितनी उसकी पावर है हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कॉस्टली स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी को स्टार्टअप कॉस्ट बोला जाता है कि जब सिस्टम को शुरू किया जाता है तो नंबर ऑफ टास्क क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, उससे कम तो नहीं है, कि प्रोसेस तो कर देगा लेकिन बाकी जो रिसोर्स है वो तो वेस्ट हो गए ना, वो ज़्यादा को प्रोसेस कर सकते थे और फिलहाल कम से काम चला रहे हैं। तो ये जो होता है स्टार्टअप कॉस्ट होता है, तो इस स्ट्रक्चर में स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हाई होता है। ठीक है, क्यों, आप कहीं पे भी किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन में यूजर डे 1 से उसी टाइम से एकदम से बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक आने लग जाएगा, धीरे धीरे ट्रैफिक बनना शुरू होता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और यहाँ पे कॉस्ट की बात सिर्फ फिनेंशियली नहीं होती है,
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहे हैं उसमें जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, जो उसका टर्मिनोलॉजी है, इन सब पे जो टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये सब भी कॉस्टिंग में ही काउंट होती है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, ये प्रोसेसिंग स्पीड से भी रिलेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज इश्यू। ठीक है, कोई सा भी आप उठा लीजिए, रिसोर्स आपस में शेयर हो रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी सपोज जैसे नंबर ऑफ टास्क ज़्यादा होगा आ गए और रिसोर्स उस समय ऑक्यूपाई है, पुराने टास्क के थ्रू बिजी है, तो इन नए टास्क को वेट करना पड़ेगा कि कब रिसोर्स फ्री होगा, कब हम उसे ऑक्यूपाई कर पाएंगे। तो ये जो वेटिंग टाइम जो होता है अक्सर ये टास्क को कैंसिल भी कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा यूट्यूब पे, आपके नेटवर्क स्पीड फुल आ रहा है पर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बस आपके लोड हो रहा है वो बस लोड ही हो रहा है, चल नहीं रहा है, फाइनल थका के आप उसको बंद ही कर देते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि शेयर्ड रिसोर्स में आपकी तरफ से नेटवर्क स्पीड फुल है, लेकिन भाई जो रिसोर्स है वो शेयरिंग में चल रहे हैं, तो जब तक वो फ्री नहीं होंगे आपका टास्क शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप जो है लैपटॉप्स के अंदर आपने क्या 7-8 एप्लीकेशन एक साथ चला दिया, आपको सब पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, सबकी स्पीड स्लो गई। क्यों? रिसोर्स तो एक ही है, मल्टीपल टास्क उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो जो है बढ़ता जा रहा है, और साथ के साथ जो है रिसोर्सेज को एक दूसरे को एलोकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये मेमोरी जहाँ पे शेयरिंग में है, ये प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, तब तक इस प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ी वो भी हाथों हाथ चला जाएगा। जब ये प्रोसेसर मेमोरी को फ्री करेगा तो ये प्रोसेसर उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपको ये इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। एक और है डेडलॉक। देखिए डेडलॉक क्या होता है, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये कंडीशन है, इस प्रोसेसर ने इस मेमोरी को ऑक्यूपाई किया है किसी डेटा की कंप्यूटिंग करने के लिए, तो उस कंप्यूटेशन के लिए कुछ डेटा जो था इस वाले स्टोरेज डिस्क में से इसको चाहिए। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। ये प्रोसेसर को फिलहाल ये वाली मेमोरी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मेमोरी जो है ये ऑक्यूपाई, जो ये मेमोरी जो है ये ऑलरेडी इस प्रोसेसर के थ्रू ऑक्यूपाई की हुई है फिलहाल। ठीक है, अब ये प्रोसेस मेमोरी से डेटा फिलहाल कंप्यूटेशन करवा रहा है, लेकिन कंप्यूटेशन के लिए कुछ और भी डेटा चाहिए जो कि इस वाली स्टोरेज डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये मेमोरी इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, पर ये स्टोरेज डिस्क फिलहाल इस प्रोसेसर के थ्रू ऑक्यूपाई की हुई है, यानी कि इसे ये चाहिए लेकिन ये इसके पास ऑक्यूपाई है। ठीक है, अब ये जो है ये इसके पास ऑक्यूपाई, इसको ये चाहिए तो ये इसके पास ऑक्यूपाई, यानी इन शॉर्ट हर वो रिसोर्स जो है जो दूसरे रिसोर्स को चाहिए वो किसी और के थ्रू ऑक्यूपाई किया हुआ है। अभी कब तक फ्री नहीं हो सकते? जब तक ये स्टोरेज डिस्क फ्री नहीं होगा, ये मेमोरी अपना काम पूरा नहीं करेगी, तो ये प्रोसेसर इसको फ्री नहीं करेगा, तो ये फ्री नहीं करेगा तो ये प्रोसेसर इसको जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और ये प्रोसेसर तब तक जो है इस स्टोरेज डिस्क को नहीं छोड़ देता जब तक इसको मेमोरी नहीं मिल जाती। इस कंडीशन को बोला जाता है डेडलॉक, जब रिसोर्सेस आपस में एक तरह से लॉक्ड हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में फाइनली आउटपुट यही होता है कि सारे टास्क कैंसिल करने पड़ते हैं और फिर से फ्रेश एलोकेशन कराना पड़ता है। ठीक है, आपने अगर कैंडी क्रश गेम खेला है तो आपने उसमें देखा होगा अक्सर गेम खेलते हुए जब आप कैंडीज अरेंज कर रहे हो तो एक मैसेज लिखा होता है अक्सर कि अब इससे ज़्यादा जो है एक्शन परफॉर्म नहीं किए जा सकते, और उसके बाद में आपकी कैंडीज फिर से अरेंज हो जाती है। क्यों? वहाँ पे वो डेडलॉक कंडीशन थी, रिसोर्स ऑक्यूपाइड है, अब वहाँ पे उन जो टास्क है उनको कैंसिल ही करना पड़ेगा और फिर से नया फ्रेश एलोकेशन करना होगा, तो ये डेडलॉक कंडीशन है। ये अक्सर पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इन शॉर्ट पैरेलल डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस के लिए सबसे सूटेबल सिस्टम हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है, उनको आप मिक्स एंड मर्ज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको पैरेलल डेटाबेस सिस्टम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ वो देखना चाह रहे हैं तो। इस वीडियो के नोट्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक है, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं डेटाबेस सीरीज़ के, उनके लिंक भी आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।